तो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन 11th का जो कृषि सब्जेक्ट है उसमें सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी का पहला चैप्टर है भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। तो अपन सबसे पहले भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में जानकारी लें। भारतीय कृषि का इतिहास क्या रहा? देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 70% जो आबादी है वो कृषि और कृषि पर आधारित अन्य जो उद्योग हैं उन पर निर्भर है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा गया है। इसके अलावा बात करूं मैं तो भारत में कृषि प्राचीन समय से ही हो रही है और इसके प्रमाण है कि भारत में कृषि बहुत प्राचीन समय से ही हो रही है। देखो, खाद्य कृषि जो संगठन है उसके विशेषज्ञ थे, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, डॉक्टर के.एल. मेहरा। इन के.एल. मेहरा ने जब सरस्वती नदी का उद्भव हो चुका था उस समय जो साक्ष्यों और प्रमाण मिले उनसे प्रमाणित करके बताया कि भारत ही वो पहला देश है जहाँ पर एक साथ 2 फसलों को लिया जाता था। एक साथ 2 फसलें प्राप्त करने का जो पैटर्न था वो सबसे पहले भारत में था और भारत कृषि के मामले में सबसे प्राचीनतम देश है। इस बात का हमें प्रमाण कहाँ से मिले कि कैसे प्राचीनतम है? तो मैं बताऊँ आपको कि ऋग्वेद में नंबर 1, ऋग्वेद के अंदर आपको जो है कृषि के बारे में, कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी मिलेगी। ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है उसके अंदर मिलेगी। अच्छा, मोहनजोदड़ो पे चलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वहाँ चलते हैं तो वहाँ आपको जुते हुए खेत मिलेंगे, अन्नागार मिलेंगी, देशी हल मिलेगा, ऐसे उपकरण मिले हैं खुदाइयों के दौरान। तो उससे सिद्ध होता है कि भारत में कृषि का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन रहा है। इसके अलावा वराहमिहिर जो ग्रंथ है उसके अंदर भी कृषि क्रियाओं के बारे में बताया हुआ है। अर्थवेद में जो है पादप सुरक्षाओं के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भारत में जो कृषि का पैटर्न है वो बहुत ही प्राचीनतम है। अब हम बात करें कृषि की परिभाषा क्या हो, कृषि किसे कहें? तो देखो, कृषि जो शब्द है वो एग्रीकल्चर से मिलकर बना, एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, एग्री और कल्चर। एग्री का मतलब होता है मृदा, एग्री का मतलब क्या होता है? मृदा, या AGR एग्री भी कह सकते हैं और एगार भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सोइल, और सोइल का मतलब मृदा यानी कि भूमि, ठीक है। और कल्चर का मतलब होता है कर्म यानी प्रबंधन। कल्चर का मतलब क्या होगा? प्रबंधन। प्रबंधन को आप कर्म भी कह सकते हैं। तो दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो मृदा का प्रबंधन करना यानी मृदा का जो प्रबंधन होता है, जुताई करना, खेती करना, हल चलाना, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। अच्छा, थोड़ा सा हट के बात करें अपन तो जो कृषि शब्द है हिंदी का, ये कृषि संस्कृत के कृष धातु से लिया गया है और कृष का मतलब क्या होता है? कृष, संस्कृत शब्द कृष, कृष का मतलब होता है जोतना, ठीक है, खींचना, जोतना, खींचना, किसानी, ये सब किसके अर्थ होते हैं? खींचना, जोतना, खेती, किसानी, ये सब किसके हैं? कृष धातु के। तो कृषि से तात्पर्य क्या हुआ हमारा? तो कृषि का मतलब होता है कि जुताई आदि करके फसल का उत्पादन करना, खेतों में जुताई आदि वगैरह करके इसका उत्पादन करना, फसल का उत्पादन करना कृषि कहलाएगा। लेकिन अच्छी वाली डेफिनेशन कैसे कहें कि मनुष्य द्वारा की गई वह क्रिया जिसके द्वारा धरातलीय संसाधनों द्वारा, मनुष्य द्वारा की गई वह क्रिया जिसमें धरातलीय संसाधनों द्वारा खाना है, रेशा है ना, ईंधन है आदि को प्राप्त किया जाए, आदि का उत्पादन किया जाता हो, खाने का, रेशे का, है, इसके अलावा भी कपड़ा वगैरह जो भी बनाते हैं उन सब का, ईंधन का, वो जो है कृषि कहलाएगी। अब हम बात करें आगे तो कृषि का इतिहास क्या है, ये कृषि कहाँ से स्टार्ट हुई? तो देखो, पुराने काल में हम कहते थे अक्षत, इसको, चावल को, है, चंदन, अक्षत, श्रीफल, इन सब का वर्णन मिलता है इनमें ग्रंथों में, जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि वास्तव में कृषि भारत के अंदर बहुत पुराने समय से की जाती थी। अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में चलता हूँ, उसके इतिहास की बात करता हूँ कि कब से इसका जो स्टार्टिंग हुआ वो कैसे हुआ होगा कृषि का। तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन तो भारत में कृषि का इतिहास डॉक्टर M.S. रंधावा, डॉक्टर थे कृषि, तो डॉक्टर M.S. रंधावा
इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है भारत में कृषि का इतिहास। इनकी बुक्स का नाम क्या है? भारत में कृषि का विकास के दो या इतिहास के दो, ठीक है, इतिहास, ये इनकी बुक्स है। इन्होंने कृषि क्रियाओं का इसके अंदर वर्णन किया है, ठीक है। अब बात करें अपन तो इसका स्टार्टिंग कैसे होता है कि बात है 1899 और 1900 के बीच में, 1899 से 1900 के बीच में। इस सन में क्या हुआ कि भीषण अकाल पड़ा, त्रिकाल कहते हैं इसको त्रिकाल कहा जाता है। भीषण अकाल पड़ा और भूखमरी फैल गई। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो वैज्ञानिक थे, कृषि से संबंधित जो वैज्ञानिक थे, उन सबका ध्यान किधर गया? कृषि के अंदर कुछ इस प्रकार का संगठन बनाया जाए जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक उन्नति हो। तो इसके लिए क्या किया गया कि 1904 में कृषि बोर्ड का गठन हुआ। 1904 में किसका गठन किया गया? कृषि बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। कृषि बोर्ड का गठन 1904 में किया गया। अब उसके बाद क्या होता है कि 1905 में, अच्छा कृषि बोर्ड का गठन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छी किस्म के बीजों को तैयार करेंगे, अच्छे उपकरण बनाए जाएंगे, रोग कीट रोधी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी और साइंटिस्ट यहाँ पर अलग अलग प्रयोग करके और अच्छी अच्छी उन्नत किस्में बनाएंगे। इसके लिए इस क्षेत्र को चुना गया। तो कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में होगी थी। उसके बाद क्या होता है 1905 में जो बिहार है, बिहार में जो दरभंगा जिला है उसकी गंडक नदी के किनारे पर एक संस्थान का निर्माण किया गया जहां पर फसलों पर प्रजनन संबंधित कार्य किए जाए। तो वो जो संस्थान था उसको बोलते हैं पूसा संस्थान। 1905 में कहां पर? बिहार में दरभंगा जिले की गंडक नदी के किनारे पर एक संस्थान बनाया गया जिसका नाम क्या है? पूसा संस्थान। फिर सो यूएसए भी कहते हैं क्योंकि यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम के आर्थिक सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी पूसा संस्थान की, ठीक है। तो इस पूसा संस्थान को दरभंगा में बनाया गया था और वहां पर क्या किया गया? तो फसलों के ऊपर, विभिन्न फसलों के ऊपर प्रजनन किया जाता था और अच्छी किस्में बनाई जाती, उन्नत किस्में बनाई जाती थी जिससे कि अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। इसी के बाद क्या होता है 1911 के अंदर, 1905 में तो ये बना और 1911 में इस पूसा संस्थान का जो है नाम बदल दिया गया। 1911 के अंदर पूसा संस्थान का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद 1919 में फिर इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1919 में इसका नाम रख दिया गया। उसके बाद क्या होता है 1919 के बाद में प्रक्रिया चलती रही और 7 नवंबर 1936 को एक बहुत बड़ी घटना घटी बिहार के अंदर। और जो दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे बसा हुआ था, ये संस्थान बना रखा था, बाढ़ आ गई वहां पर और बाढ़ आने के कारण पूरा संस्थान डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में फिर इसको जो है वहां से दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। किसको? पूसा संस्थान को कहाँ लाया गया? दिल्ली में। तो वर्तमान में कौन सा संस्थान? दिल्ली में है और दिल्ली में इसे किस नाम से? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। भारतीय क्या नाम से जाना जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है अभी वर्तमान में। यहाँ पर क्या होता है कि नई नई किस्मों का निर्माण किया जाता है, रोग जो फसलों पर लगते हैं उनके बारे में जानकारी ली जाती है और उन्नत प्रकार के प्रमाणित बीजों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। तो भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में पहले जानकारी ली कि भारतीय कृषि का इतिहास जो है बहुत प्राचीन है और भारत ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले एक ही साथ 2 फसलें ली जाने लगी थी। के.एल. मेहरा ने जो बात बताई थी कृषि विशेषज्ञ ने। अब उसके बाद बात करते हैं अपन कि इस जो कृषि विज्ञान है, इस कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। उसके बाद महत्व की बात करेंगे, फिर क्षेत्र की बात करेंगे। तो कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं? तो देखो मुख्य रूप से
पहली बात तो कृषि कहते किसे, कृषि नोटे केवल खेती करना ही नहीं है, किसानी नहीं है, कृषि पर आधारित सभी प्रकार के जो उद्योग हैं, पशुपालन है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, ऑल ऑफ देम, वो सब मिलाकर के कृषि कहलाती है, क्योंकि सभी कृषि पर आधारित भी है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं। तो मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं कृषि विज्ञान की, उनको मेंशन करते हैं अपन। कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं, देखो नंबर 1 की बात करें सबसे पहले अपन, तो ये होती है सस्य विज्ञान। पहली शाखा है इसकी सस्य विज्ञान, जिसे आप लोग एग्रोनॉमी भी कहते हो, एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। इसमें क्या होता है, कृषि कार्य किए जाते हैं, कृषि का प्रबंधन किया जाता है, हकाई जुताई, ये सारे कृषि संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो किसमें पढ़े जाते हैं, सस्य विज्ञान में पढ़े जाते हैं, एग्रोनॉमी में पढ़े जाते हैं। दूसरी बात है अपन उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान जिसे अपन कहते हैं हॉर्टिकल्चर, बागवानी, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में, फलदार वृक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके रोग के बारे में, उनकी किस्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उद्यान विज्ञान में बागवानी का अध्ययन होता है। तीसरी होती है पशुपालन, पशुपालन, ये सब के सब किसके भाग हैं, कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं ये सब, ठीक है। पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर पशुओं की विशिष्ट प्रकार की नस्लों का अध्ययन करते हैं, पशुओं के रोगों का अध्ययन करते हैं, पशु उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो उनका अध्ययन किसमें करते हैं, पशुपालन में करते हैं। इसके बाद आती है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। देखो इसको तो एनिमल हस्बेंड्री, इसको हॉर्टिकल्चर, इसको एग्रोनॉमी, और ये मधुमक्खी पालन इसको बोलते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खियों के जो छत्ते होते हैं उनको बॉक्स में रख करके उनका पालन किया जाता है। मधुमक्खी परागण की क्रिया में भी सहायक होती है, इससे मधु भी मिलता है और मोम भी मिलता है, और साथ में परागण की क्रिया संपन्न होने से कृषि की जो फसलों का उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर भी इसका भाग है। इसके अलावा मछली पालन, मछली पालन भी इसकी शाखा है कृषि विज्ञान की, मछली पालन, इसको बोलते हैं पिसीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको, पिसीकल्चर, यानी कि मछली पालन। बड़े बड़े जो तालाब हैं, नदियां हैं, इनके अंदर कृषि मछलियों के बीजों को, यानी छोटी मछलियों को डालकर उनको बड़ा करते हैं, उनको बड़ा करके उनका व्यापार करते हैं, बेचते हैं, और इसी चीज को पिसीकल्चर भी कहा जाता है। तो मछलियों की जो किस्में हैं उनके बारे में जानकारी की जाती है, और इनके अंदर रोग लगने वाले नए नए इनके क्षेत्र, तालाब, इन सब की प्रक्रियाओं का प्रबंधन का काम मछली पालन पर। मतलब रेशम कीट पालन होता है, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन क्या बोलेंगे इसको, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन क्या कहेंगे इसको, सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट पालन जिनको कि बोम्बिक्स मोराई इसका जूलॉजिकल नेम होता है, शहतूत के पत्तों पर इस कीट को पालते हैं और पूरी प्रक्रिया होती है इसकी। और ये कीट जो है पत्तियों को खाता है, शहतूत के पौधे की पत्तियों को खाता है, मुंह से लार निकाल के बरसे पर लपेट लेता है और फिर इसको नष्ट करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, रेशम प्राप्त कर लेते हैं। तो रेशम कीट पालन जो कि सेरीकल्चर कहलाता है, ये भी किसकी, कृषि विज्ञान की ही शाखा है। इसके बाद में लाख उत्पादन, लाख कीट होता है, लाख उत्पादन, लेख उत्पादन या लेख कल्चर बोलते हैं इसको, लेख कल्चर इसको कहते हैं। और इसके अंदर ऐसे कीटों को पाला जाता है जो लाख का उत्पादन करते हैं। उसके बाद में वन विज्ञान है, वन विज्ञान का मतलब हो गया आपके फॉरेस्ट्री, वन विज्ञान इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री। इसमें क्या करते हैं, जंगलों के बारे में पढ़ाई करते हैं, जंगलों के जो अनुसंधान हैं, वन वृक्षारोपण है, विभिन्न प्रकार के पौधों की जो किस्में होती उनके बारे में इसके अंदर फॉरेस्ट्री के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद मशरूम भी होता है, मशरूम जो खाने में भी काम आता है, मशरूम उत्पादन, मशरूम उत्पादन भी होता है।
मशरूम खाने में भी काम आती है, औषधि में भी काम आती है। या कुक्कुट पालन भी किया जाता है, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री यानी कि मुर्गा पालन। मुर्गा पालन से क्या होता है, मांस भी मिलता है, अंडा भी मिलता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, तो ये भी कृषि विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कीट विज्ञान भी होती है, कीट विज्ञान, विभिन्न प्रकार के कीटों के संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, कीटों से लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद पादप रोग विज्ञान भी होती है, पादप रोग विज्ञान। इसके अंदर क्या होता है, पौधों पर लगने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत, कौन कौन से पौधों पर कौन सा रोग लगता है वो। इसके अलावा कृषि प्रसार भी है, कृषि प्रसार यानी कि खेती का प्रसार किस प्रकार से किया जाए अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय कृषि के जो इतिहास हमने पढ़ा, इतिहास के अंदर हमने बताया प्राचीन काल से चलता था। उसके बाद शाखाएं देखी, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, है ना, एपीकल्चर, मछली पालन, पिस्सीकल्चर, रेशम कीट पालन, सेरिकल्चर, लाख उत्पादन, लेक कल्चर, वन विज्ञान है, फॉरेस्ट्री है, मशरूम उत्पादन, कुक्कुट पालन, कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, कृषि प्रसार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि विज्ञान की एक से अधिक शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा में अलग अलग चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन कृषि का महत्व। भारत में कृषि का क्या महत्व है। देखो, भारत के लिए कृषि का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और मैं तो कहता हूँ कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें रोटी, कपड़ा और मकान, वस्त्र, भोजन और आवास भी कृषि से मिलता है। इसके अलावा रोजगार मिलता है, कृषि से हमें रोजगार भी मिलता है। और साथ में देखें तो कृषि ही वह एक हमारी जो भारत सरकार है, इसके लिए जो कृषि व्यापार होता है उसके अंदर जो कर मिलता है उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। तो मैं बात करूं कृषि, भारतीय कृषि का क्या महत्व है, यानी कि भारत में कृषि का महत्व, भारत में कृषि का महत्व। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी बात करें अपन चर्चा में, तो भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। 70% जनसंख्या यहाँ की कृषि करती है या कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों को चलाती है। यहाँ की जो आर्थिक सुदृढ़ता है वह कृषि पर निर्भर है। एक तरफ जवान, एक तरफ किसान, ठीक है, दोनों का अपने अपने जगह में बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं सबसे पहले भारत की कृषि के बारे में बात करूं तो भारत में जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इस प्रकार का, यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की जो जलवायु इस प्रकार की, सभी प्रकार की जलवायु में मिलती है। अन्य देशों में ऐसी स्थितियां नहीं है। हमारे यहाँ पर शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, सब प्रकार का वातावरण है और सब प्रकार की भूमि है, सब प्रकार का टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है। इसलिए हमारे देश के अंदर सभी प्रकार की फसलों की खेती की जा सकती है, सभी प्रकार के वृक्षों को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर कृषि की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल है कृषि उत्पादन की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का जलवायु उपलब्ध है। तो हर फसल को जो वो चाहती है वैसा जलवायु भारत के अंदर मिलने की संभावना होती है। लेकिन फिर भी अगर महत्व की लेके बात करें तो भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। पहली बात करता हूं मैं कि भारतीय कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। देखिए मानसून पे क्यों आधारित है, क्योंकि कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस पे निर्भर करती है, जल। और जल की हमारे यहाँ पर कभी बहुत सारे क्षेत्रों में तो जल, भूमिगत जल से भी सिंचाई करते हैं। बरसात का जल कम आता है, तो जिस वर्ष अच्छा मानसून आ जाता है, अच्छी बारिश हो जाती है, तो पर्याप्त जल यहाँ पर हो पाता है और जिससे हम समुचित कृषि कर पाते हैं। लेकिन बाय द वे मानसून लेट आया, मानसूनी वर्षाएं कम हुई, सिंचित जल की कमी पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन नहीं होता, अकाल पड़ने की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो मैं कहूंगा कि भारतीय कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। इसके बाद दूसरी बात करें कि भारत की जो मैक्सिमम जनसंख्या है, भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। हमने पहले भी कहा है कि 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, कृषि से चलने वाले उद्योगों पर आधारित है। तो इससे एक तरफ से यहाँ पर रोजगार मिलता है लोगों को, भारतीय कृषि से लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि यदि किसी वर्ष मानसूनी वर्षा न हो या किसी भी कारण से ये क्या हो जाए, अकाल पड़ जाए, खराब हो जाए फसल का, तो ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी भी उत्पन्न
हो जाती है, क्योंकि 70% लोग जो कृषि पर निर्भर है, और कृषि जब बिगड़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में वहां पर बेरोजगारी भी उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात करें परंपरागत तकनीक, परंपरागत तकनीकी कृषि। हमारे भारत में क्या है कि प्राचीन काल से खेती होती आ रही, और प्राचीन काल से खेती हो रही तो लोग एक के बाद एक अनुभव से, अपने अभ्यास से और देख करके क्या सीखते आ रहे हैं, कृषि कार्य की प्रक्रियाओं को, खेती कैसे की जाती है। तो जो उनके पूर्वज कर रहे थे वही चीज वो देख रहे हैं, तो उसके अंदर किसी प्रकार का नवाचार नहीं हुआ, नया ज्ञान नहीं आया, नई तकनीक नहीं आई। तो यहाँ पर परंपरागत तकनीक से कृषि की जा रही है। परंपरागत तकनीक से कृषि करने से वो उनके अभ्यास से कर रहे हैं, उनके अनुभव से कर रहे हैं, उनके पूर्वजों के ज्ञान से कर रहे हैं, लेकिन उससे उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि अब इस परंपरागत तकनीक के अंदर यदि नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाए, नवीनतम उपकरणों का उपयोग किया जाए, औषधियों का उपयोग जाए, कीटनाशकों का उपयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तीसरी बात होगी, चौथी बात की बात करता हूं तो खाद्य फसलों की अधिकता। हमारे भारत में क्या है कि लोग खाद्य फसलों की अधिकता, देखिए यहां पर क्या है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति जिन फसलों से होती है ऐसी फसलों को लोग बोते हैं, और आवश्यकता की पूर्ति मेनली उन फसलों से होती जो खाद्य फसलें हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, मूंग है, उड़द है, इस प्रकार की फसलें बोते हैं हमारे यहाँ इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो खाद्य फसलों की अधिकता होती है। मैं तो बता रहा हूं मैं आपको कि भारत में कृषि का क्या महत्व, भारत में खाद्य फसलों को अधिक बोया जाता है। यहाँ पर जो है ऐसी फसलों को, वाणिज्यिक फसलों को नहीं बोते हैं, रोकड़ फसलों को नहीं बोते हैं। रोकड़ में आती है तिलहनी फसलें, जिनसे तेल वगैरह निकलता है, तो वो आती है रोकड़ फसलें, तो उनको कम बोते हैं। और रोकड़ फसल नहीं बोने के कारण यहाँ पर जो होता है किसानों को इतने रुपए नहीं मिल पाते हैं, केवल उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए खाद्यान्न फसलों को ही बोते हैं। और रोजगार का प्रमुख साधन क्या है हमारे यहाँ, अगले की बात करूं मैं आपको, तो रोजगार का प्रमुख साधन क्या है, कृषि है। इंडिया में 70% जो है लोग कृषि कर रहे हैं, तो रोजगार का साधन भी मुख्य रूप से क्या होगा, कृषि होगा। इसके बाद बात करें अपन, तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय जो है हमारे देश की, तो राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो भी हमारी कृषि है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। देखो कैसे राष्ट्रीय आय सबसे होती है, उद्योगों से भी होती है, फैक्ट्री से भी होती है, सभी से होती है। लेकिन जब 70% लोग कृषि करते हैं, कृषि पर आधारित हैं, कृषि पर निर्भर हैं, तो जो कृषि का जो व्यापार होता है, कृषि के उत्पादन का जो व्यापार होता है, उस पर गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती, कर लगाती। तो उस कर से इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में या जीडीपी में ग्रोथ हो जाती है। तो राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत भी हमारी कृषि है। अगर कृषि को हटा दिया जाए राष्ट्रीय आय, तो हमारी जीडीपी गिर जाएगी, हमारी जो जीडीपी है वो भी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि भारत में कृषि का जो महत्व है वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि मानसून पर आधारित है, भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है, परंपरागत तकनीकी कृषि की जाती है हमारे यहाँ पर, खाद्य फसलों की अधिकता होती है यहाँ पर। इसके अलावा रोजगार का प्रमुख साधन भी हमारी कृषि, और राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत भी हमारी कृषि है। अब इसके बाद अपन थोड़ी सी बात करेंगे आगे के जो उसमें क्लास में, वो करेंगे कृषि के क्षेत्र, भारतीय कृषि के कौन कौन से क्षेत्र है उनकी बात करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है लेसन 1 खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट बात रखेंगे। ओके, थैंक यू।